प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं आज आपके दो दोस्त। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और आज मैं हूं आपके साथ अरविंद भारद्वाज। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। और अरविंद, आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल को हम हर साल जो है एक बेहद खास दिन के रूप में मनाते हैं और बहुत ज़रूरत भी है उस दिन को मनाने की। दिन प्रतिदिन उसको मनाने के लिए हमें ज़्यादा गंभीरता से विचार करने चाहिए क्योंकि आज है विश्व पृथ्वी दिवस। जी हाँ, और विश्व पृथ्वी दिवस जो है 1970 से हर साल मनाया जा रहा है लगातार। और इसका सीधा सिंपल सा मकसद ये है कि लोगों को पृथ्वी के प्रति जागरूक किया जाए क्योंकि पृथ्वी हमारी जननी है। पूरे सौर मंडल में अकेला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, तो पृथ्वी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर हम पृथ्वी का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रखेगी। और जिस तरह से हम पृथ्वी के संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं, पृथ्वी पर मौजूद जितनी प्रजातियां हैं, चाहे वो वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो, वो धीरे धीरे जिस तरह से लुप्त होती जा रही हैं, उनके प्रति अब हमें गंभीर रूप से सोचने का समय आ गया है। जी हाँ, प्रत्येक जीव जंतु, व्यक्ति, फल, पेड़, खेती हो, नदी हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, सभी पृथ्वी के एक महत्वपूर्ण अंग और सभी में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम ज्यादा दोहन करेंगे पृथ्वी का तो असंतुलन बनता है, ज्यादा पेड़ काटने पे असंतुलन बनता है, बहुत सारी ग्रीन हाउसेस गैसें हैं उससे असंतुलन बनता है। तो हमें पृथ्वी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि पृथ्वी अगर स्वस्थ रहेगी तो ही उस पे जो चीजें हैं, जो वन संपदा है, वो सब कुछ है, वो तभी बेहतर रह पाएगी, हमारा जीवन तभी बेहतर रह पाएगा। और एक अच्छी बात कोमल ये है कि वन संपदा का जो क्षेत्र होता है उसको अगर एक श्रेणी में रखा जाए तो विश्व में भारत दूसरे नंबर पे आता है। पहले पे रूस आता है, दूसरे पे हम आते हैं जहां सबसे अच्छी वन संपदा है हमारे देश में। तो इस वन संपदा को हमको लगातार बनाए रखना है, हमको और बेहतर करना है ताकि पृथ्वी की सेहत अच्छी रहे और उससे जो जीव है, जो हम सब सीधे जुड़े हुए, उनकी भी सेहत और एक संतुलन है जो बना रहे। बिल्कुल। और जब बात आई है हमारी सेहत की तो अरविंद, एक बात और भी आज के कार्यक्रम में हम जरूर करना चाहेंगे कि जिस तरह से खान पान हम लोगों का आजकल खराब हो चुका है या बहुत ज्यादा हमारे खान पान में रसायन का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ऐसे में हमें जरूरत है कि हम जैविक खेती की ओर मुड़े। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान मित्र हैं जो कि जैविक खेती कर रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो आज किसी एक ऐसे शख्स की ही बातचीत हम आप सभी को सुनवाने वाले हैं। जी हाँ, जो पिछले लगभग 30 सालों से खेती में लगे हुए हैं, जैविक खेती में, जो बिना किसी रसायन की खेती कर रहे हैं, नौ पारंपरिक जो हमारी अनाज फसलें उनको उगा रहे हैं और उनकी इस प्रयास से 50% तक की कम जल की आवश्यकता होती है। उन खेती में कोई रसायन नहीं जाता है, मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ती है, अच्छा खाद्य उत्पन्न होता है। और इसी प्रयासों के चलते भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेकराम शर्मा, जिन्हें अभी फिलहाल में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो आइए सुनते हैं उनकी ये बातचीत। मेरा नाम नेकराम शर्मा और मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से हूँ मैं, और मेरा तहसील का सोग है। तो मुझे 5
अप्रैल 2023 को महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से ये पद्म श्री सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। यूं तो मैं कहूं कि मैं किसान का बेटा हूं और किसानी मेरे लिए कोई नया काम नहीं है, क्योंकि किसान का बेटा वो किसानी अपने जो पूर्वज हैं उनके साथ साथ ही सीखता रहता है। तो मैंने भी सीखा है और मैंने ये लगभग 1984 से 1990 तक जो खेती है वो सब किया मैंने। ऑफ सीजन वेजिटेबल और ये सब मैं कर रहा था और उसमें मैंने केमिकल का यूज भी किया। मगर कुछ समय के बाद मुझे लगा 1990 के आसपास में कि हम लोग इतना सारा कीट मार रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग अपना जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं उसका नुकसान जरूर हो रहा है। तो मैं उसके बाद काफी कुछ छटपटाया, दौड़ा इधर उधर कई जगह, यूनिवर्सिटियों में, हमारे यहाँ नॉन यूनिवर्सिटी है, पालमपुर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें कई कैंपों में मैं शामिल हुआ। तो मेरा यही सवाल होता था सारे डॉक्टरों से कि ये जो हम लोग इतना कीट जो नाशक है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नुकसान हमारा मित्र कीट पे भी हो रहा है। तो ये मुझे समझ आ गया था। मुझे थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज मिला कुछ डॉक्टर लोगों से यूनिवर्सिटी में, और कुछ अपने भी अनुभव थे जो पूर्वजों के, कि कुछ गोंतर जो गाय का है उसका कुछ स्प्रे करते थे, गोंतर मिला देते थे, ऐसे फेंकते थे, उससे भी कुछ कंट्रोल होता था। और कई तरह के हमारे जड़ी बूटियां रही हैं जंगलों में, जिनका कभी पशु को अगर जख्म हो जाए तो उस समय वो निचोड़ के डालते थे, तो वो वहां से या तो भाग जाते थे, तो उसमें जो कीड़े होते थे, या वो बेहोश हो जाते थे। तो इस तरह का कुछ अनुभव मैंने अपना जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं इन सब खोजबीन में लगा। और मैं साथ साथ में अपने गांव का जंगल में बहुत नुकसान हो गया था। हमारा जो गांव का जो खेती बाड़ी है, मैक्सिमम लोग खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो ऊपर की पहाड़ियां हैं जिसमें ओवर ग्रेजिंग होता था, उसमें आग लगती थी। वन विभाग उसमें कुछ प्लांटेशन करता था, तारे बाढ़ लगती थी, मगर लोगों का सहयोग नहीं लिया जाता था। और वो दूरी थी एक लोगों और विभाग के बीच की, जिसको खाई को खत्म करने के लिए 1990 में मैंने एक पहला कदम ये उठाया था कि अपने गांव का जंगल लोगों की मदद से अच्छा हो। तो उसी बीच में लोगों का सहयोग थोड़ा मिला, ज्यादा नहीं, मगर विभाग का भी सहयोग ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि वो तब ये था कि वो तो जंगल जो है ना जंगलात महकमा के हैं। परंतु जब उसमें 3-4 महीने में ही बड़ी अच्छा घास आ गई, उसमें ओवर ग्रेजिंग हमने बंद कराया और उसमें आग ना लगे उसके बारे में जानकारी लोगों से साझा की। तो जैसे ही बरसात आई तो उसमें घास बहुत आ गई और वो पूरी तरह से जो सॉइल कंजर्वेशन है वो उस तरह से हो गया और उसमें फ्लड नहीं आया। तो लोग काफी अचंभित हुए कि अरे इतना सा प्रयास करने से अगर ये पहाड़ियों से जो मिट्टी कंकड़ सब बह करके आता था खेतों में नीचे, वो सब रुक गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग धीरे धीरे जुड़ते गए और उसी बीच में फिर मैं तो कई जगह अपना स्टडी कर रहा था कि अपना जो खेती है प्राकृतिक खेती कैसे करें। तो मुझे काफी सारा नॉलेज मिल भी गया था और मैं अपने खेतों में यही अपना लोकल गाय का गोबर गोंतर उसी का इस्तेमाल करते हुए जो मिट्टी है उसमें उसको और बलवान बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो उस बीच में बात ये भी हुई कि जो हमारे परंपरागत अनाज हैं वो 50 साल तक रखो तो खराब नहीं होते, और जो हमारे नए नए बीज आ रहे हैं उनमें बड़ी जल्दी कीट का प्रकोप हो जाता है जब हम भंडारण करते हैं, और तब उसमें कोई जहरीली पुड़िया कुछ डालनी होती है। तो ये सब चर्चा हुई गांव के अंदर। तो मुझे लगा हमें इस पे भी काम करना चाहिए। तो हमारे जितने भी मिलेट्स थे उन सब बीजों को मैं कुछ इकट्ठा करते हुए ये खरीफ के सीजन में हम लोगों ने अपने खेतों में कुछ लगाए। वो पल मेरे लिए बहुत मुश्किल तो था ही, क्योंकि मेरे परिवार वाले ही मेरे से थोड़े परेशान हो रहे थे, क्योंकि मैं खेती बाड़ी में शुरू के 2-3 साल में तो मुझे काफी नुकसान भी हुआ उसमें, क्योंकि जब मैं केमिकल फर्टिलाइजर बंद किया और उसमें कीट आते रहे, थोड़ा नुकसान होता रहा, मगर हम उसमें कीट नाशक नहीं कीट नियंत्रक का इस्तेमाल करते रहे। तब हम लोग उसमें 4-5 पत्तियों का काढ़ा ऐसा बना करके गोमूत्र में ऐसे करके स्प्रे करते थे, और खाली गोमूत्र का भी स्प्रे हम लोग करते रहते थे। तो इस तरह का, और गोबर को भी पानी में घोल करके हम लोग अपने खेतों में फेंकते रहते थे और क्यारियों में डालते थे। तो अनुभव हुआ कि उसके तो बहुत बेहतर रिजल्ट आने लगे।
जब हम लोग गोबर को घोल करके उसमें डालना शुरू किया तो कुछ कुछ खुशी भी हो रही थी, परंतु बहुत सारे लोग इस बात से नाखुश थे। तो उनका ये कहना था कि ये सब नहीं हो सकता है और ये ठीक नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है, हमारे बढ़िया अच्छे अच्छे जो बीज हैं उसमें ज़्यादा पैदावार है और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं न कहीं हमारे जो पारंपरिक जो अनाज हैं उनमें इतनी ताकत है कि उनको कोई कीड़ा खा नहीं सकता, तो वो कितने बलवान होंगे और ये अनाज खा करके आदमी कितना बलवान होगा, ऐसा मेरे मन में अंदर एक सवाल होता रहता था। तो लोगों ने भी इसमें सहयोग किया, कुछ कुछ लोगों ने, और मेरे जैसे ये फसल आई, हमने उसमें फिंगर मिलेट जिसको कोदरा बोलते हैं, हमारे रागी बोलते हैं, और फॉक्सटेल मिलेट जिसको कांगनी बोलते हैं, ये लगाया, और बार्नयार्ड मिलेट जिसको झिंगोरा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पर उसको सावा बोलते हैं, ये सब चीजें, और चीना प्रोसो मिलेट। तो ये सब जब मैंने लोगों को दिखाया तो जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने इस काम को काफी सराहा, क्योंकि उनके वक्त में ये सब खेती हुआ करती थी और वो लोग खाते थे। तो बहुत जगह जिन किसानों ने ये सब कहा कि हमें भी ये बीज चाहिए, तो मैंने उनको एक एक दो दो मुट्ठी बीज देना इस तरह का शुरू किया। और ये बात थी लगभग 1998 से 2000 के बीच की, जब अपने गांव में हम लोग ये शुरू कर रहे थे। यूँ तो 1995 में भी शुरुआत हो गई थी, परंतु वो 2-4 लोगों से शुरुआत हुई थी, और फिर ये 1998 और 2000 के बीच में ये थोड़ा सा गांव के ज़्यादा लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया। और इसके समस्या ये थी कि भाई इसमें जो डीहस्किंग है इसका ओखली में करना वो संभव नहीं था। कुछ जगह पर ये सब कुछ महिलाओं ने ये तैयार किया, मगर फिर उसमें यही होता था कि भैया अब इसको ना ओखली में कूटने भी आओ। तो थोड़ा सफ़र आगे निकलता गया और मैं पूरा अपने जिला लेवल तक जहाँ जहाँ किसान उसको समझ रहे थे, मैं जिस भी कार्यक्रम में कहीं जाता, मीटिंग में, कहीं फंक्शन में, तो हम लोग अपने बैग में थोड़े थोड़े इन बीज की कुछ पुड़िया साथ में डालते, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये विलुप्त ना हो। लोग हाइब्रिड भी लगाएं, दूसरे बीज भी लगाएं, कोई हम मना नहीं करते थे, परंतु जो अपने जो ट्रेडिशनल सीड हैं थोड़ा थोड़ा स्थान उनको भी लोग दें। और वो तब तक मुझे इसका जो रिसर्च है वो पता चल गया था कि इसमें सबसे ज़्यादा पौष्टिकता इन अनाजों में है। और पुराने समय में जो वैद्य लोग हैं उनसे भी बड़ा ज्ञान मैंने हासिल किया, बहुत जगह पैदल चल चल करके। तो वो कहते थे कि जब कभी चिकन पॉक्स जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं था तो वैद्य लोग गांव के अंदर ये जो हमारा फॉक्सटेल मिलेट है इसी का ही मीठा भात खिलाते थे गुड़ डाल करके, तो कुछ टॉक्सिन उससे बाहर आता था, और उसको बिस्तर में भी छिड़कते थे, एमिनेंथस का बीज भी छिड़कते थे। तो वैद्य लोगों का ये कहना था कि इससे शरीर में कुछ एक्यूप्रेशर होता है और इससे लाभ होता है। मेरा मुलाकात 2015 के आसपास जो राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत जी, उनके साथ मुलाकात हुई। एक कार्यक्रम था मेरे ब्लॉक में, तो हमने वहाँ पर सारे अपने ट्रेडिशनल बीज, उसमें ना केवल मिलेट्स के बल्कि अपने सब्जियों के भी दूसरे हमारे अनाज हैं, मक्की, गेहूं, वो सब जो परंपरागत हमारे अनाज थे, जो दाने बड़े ठोस से दिखते थे, साइज में भले छोटे होते थे, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने उसको काफी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि ये बीज हमें बचाने चाहिए। तो मुझे कुछ बल मिला और उन्होंने कई बार मुझे बुलाया भी हमारा राजभवन शिमला वहाँ, और उसके बाद हम लोग बड़े प्रसन्नता के साथ, काफी जोश के साथ भी आगे काम इसमें करते रहे। तब 2018 के आसपास तो हमारा हिमाचल सरकार ने भी यहाँ प्राकृतिक खेती का जोर शोर से शुरुआत की, तो बहुत बड़ा बल मिला। और उसके साथ साथ मेरा ये बात होती थी कि जो हमारे मिलेट्स हैं ये अपने आप में ऑर्गेनिक है, इसमें कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। हम 9 तरह के अनाज, साल में 18 तरह के अनाज अपने खेतों में मिश्रित रूप से तैयार कर सकते हैं। उसका कहीं लाइन में सोइंग करके, अगर जमीन कम भी है तो उसमें भी हम लोग अपने मौसम के पूरे बीज एक खेत में हम बीज सकते हैं, जिससे कि मिट्टी को लाभ होगा, उसका ज्यादा शोषण नहीं होगा और उसका चारा गाय के लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए वो बहुत उपयोगी है। और सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जब हम उसको अपनी थाली में अपना भोजन के रूप में लेंगे तो हमारे शरीर के लिए उसका
बहुत ज्यादा लाभ है और उसको ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं है जमीन में। ये कम पानी में और कम उपजाऊ जमीन में भी ये पैदावार देते हैं, क्योंकि मुझे लगा ये तो सिर्फ घास वर्गीय प्रजाति है। लगभग 1 साल पहले ये तय हो गया था कि अभी अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 मनाया जा रहा है, तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मुझे लगा कि जो कुछ मेहनत थी उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग इस चीज को कर रहे हैं और मुझे भी बड़ा बल मिला। और हम लोगों ने 1 साल पहले ही ये मिलेट का फेस्टिवल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे मेलों के अंदर जिन ग्रुपों ने ये सब मिलेट उगाए थे, ये सब कोदरा, कावनी, शौक, चीना, भरेसा, एमरेंथस, ये सारी चीजें, तो उसको मेले में उसका रेसिपी बना करके उनको हमने ट्रेनिंग दिया ग्रुप को और उन्होंने उसको मेले में उसको लोगों के थाली में परोसा और लोगों ने उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो जो ये सामान मिला 23 के लिए, जो मुझे ये यूं तो कोई दिसंबर से पूछताछ कुछ हो रही थी, कोई नेशनल लेवल के बड़े अधिकारी भी मुझे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि ऐसे क्यों पूछा जा रहा है मुझसे, क्या मैं कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ 2-2 मुट्ठी बीज बांट रहा हूँ और बीज भी वही जो हमारे परंपरागत है। मुझे मन में ये भी लगता था कि पता नहीं शायद ये क्या बात हो रही है, और क्योंकि कई जगह से फोन आते थे मुझे, वो पूछते थे कि आप ये कैसे कर रहे हैं, बताइए सारी चीज। तो कोई आधा घंटा मेरा इंटरव्यू ऐसे होता था फोन पर। परंतु ये मुझे 25 जनवरी को ये खबर आई, गृह मंत्रालय से फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको बधाई है, भारत सरकार आपको पद्म श्री से सम्मानित करना चाह रही है और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मुझे तो खुशी का मेरा क्या ठिकाना रहेगा। मैं उस दिन भी 25 जनवरी को अपने ब्लॉक स्तर पर, उपमंडल स्तर पर, अपने खंड विकास अधिकारी हैं बीडीओ और अपने जो उपमंडल अधिकारी नागरिक हैं एसडीएम, उनके साथ मीटिंग कर रहा था कि 26 जनवरी के दिन हम लोगों को मिलेट का जो चाय है वो पिलाएंगे, दूसरी चाय नहीं। तो इस तरह का मेरा अपना संकल्प रहता था कि हम लोग कुछ ये पुण्य करें और ये पौष्टिक जो हमारा चाय है ये लोगों के बीच में पॉपुलर हो, ताकि लोग इनको खाना और पीना इनको शुरू करें। तो ये दिन में मीटिंग हो रही थी, मगर शाम को ये जब मुझे फोन आया और 5:30 बजे मुझे अपने जो उपायुक्त है मंडी, जिलाधीश, उनका फोन आया। उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी और उन्होंने कहा कि कल हम आपको जिला स्तर पर सम्मानित करना चाहेंगे, क्योंकि आपको बहुत बड़ा सम्मान मिला है और ये पूरे हिमाचल के लिए एक गौरव की बात है। तो तब मेरे जो पत्नी है उनको भी बहुत खुशी हुई और मेरे भी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। और क्योंकि जान पहचान बहुत ज्यादा थी, इसलिए आउट ऑफ स्टेट से भी मुझे फोन आने लगे, दिल्ली से बहुत सारे लोगों के फोन आए, क्योंकि मैं बहुत जगह, ये मेरा लगभग 25-30 साल का सफर था प्राकृतिक खेती और ये हमारा जो परंपरागत अनाज है इसके बीज संजोने का मेरा बहुत लंबा सफर था। तो रात को 12 बजे तक भी मुझे लगातार मुझे फोन आते रहे और मुझे बहुत खुशी भी हुई। अगले दिन तो फिर जिला स्तर पर मुझे सम्मानित किया गया। इस बीच में बहुत सारे गतिविधियां हम लोग करते रहते थे। गांव का उनका जंगल कैसा हो, वन विभाग उनको कैसे मदद करे, डायरेक्ट करे, ताकि उनको अपना पशु चारा के लिए दूर न जाना पड़े और खेती बाड़ी हमारी अच्छी हो, क्योंकि प्राकृतिक खेती भी तभी संभव है, उसके लिए पशुधन चाहिए और उनके लिए चारा चाहिए, तो एक अच्छा जंगल भी चाहिए। तो ये बातें हम लोग अपना जो नेता लोग हैं उनसे भी किया करते थे, सरकार से भी किया करते थे। तो इस तरह का ये सफर रहा और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने मेरे काम को सराहा और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है। साथियों, अभी आप सुन रहे थे श्री नेकराम शर्मा, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड दिया गया है, उनकी ये बातचीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है
और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। श्री अन्न की खेती खुशियां है देती। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि दुनिया में श्री अन्न की मांग बढ़ने लगी है, जिसका सीधा लाभ श्री अन्न उत्पादक किसानों को मिल रहा है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। इसलिए अब इस सुपर फूड को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज देश के किसान श्री अन्न की खेती के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित हुए हैं, बल्कि उन्होंने सफलता की नई कहानियां रचनी भी शुरू कर दी हैं। कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के गोपालपुरा गांव के सिद्धगौड़ा एक ऐसे प्रगतिशील श्री अन्न किसान हैं, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज सिद्धगौड़ा गोपालपुरा गांव के तमाम किसानों के लिए एक आदर्श हैं। सिद्धगौड़ा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाकर वर्ष 2020-21 में अपनी आय दोगुनी की है। पहले आप श्री अन्न बिखेर कर खेती करते थे तो 14,000 रुपए प्रति एकड़ की कमाई करते थे, लेकिन क्यारी की तरह लाइन लाइन से रागी की फसल को उगाकर आपने 28,000 रुपए प्रति एकड़ का लाभ प्राप्त किया है। लाइन में रागी की बुआई करने के कारण सिद्धगौड़ा ने प्रति हेक्टेयर 9 क्विंटल रागी और अंतर फसल के तौर पर 4 क्विंटल दाल की फसल पैदा की। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव में की गई चर्चा के दौरान आपने रागी की लाइन बुआई और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में जाना। लाइन में बुआई बेहतर अंकुरण सुनिश्चित करती है और इसमें बीज की आवश्यकता भी कम होती है। साथ ही इसमें खरपतवार का बेहतर प्रबंधन संभव है, जिससे उत्पादकता और कमाई में वृद्धि होती है। 6 एकड़ में हम रागी उगाते हैं। पहले बिखेर कर उगाते थे, लेकिन वो सही उपज नहीं दिया। बाद में हमने कृषि अधिकारी से मदद ली, गाय का गोबर डाला, इससे हमें अच्छी फसल मिली, जिससे बेच के हमें बहुत लाभ मिला। पहले 6 क्विंटल रागी मिलता था, अभी 15 से 20 क्विंटल रागी मिलता है। 10 क्विंटल दाल, ये सब भी हमने उगाया। सिद्धगौड़ा की तरह ही कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले के हेमदोर गांव के एक लाभार्थी किसान हैं H.K. रघु। H.K. रघु अपने खेतों में तो सावा की खेती करते ही हैं, साथ ही जमीनों को लीज पर लेकर रागी भी उगाते हैं। H.K. रघु ने अपनी प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीनें भी लगाई हैं। रघु के यहाँ किसान अपने श्री अन्न की प्रोसेसिंग भी कराने आते हैं। रघु श्री अन्न की प्रोसेसिंग के बाद उन्हें पैक करते हैं, जिन्हें लोग उनसे खरीदने आते हैं। साथ ही वो पैक्ड श्री अन्न की मार्केटिंग शहरों में भी करते हैं। जो भी मैं ग्रो कर रहा हूँ उसे अपना ही मिल में तैयार करता हूँ और बेचता हूँ। अगर मैं सिर्फ रॉ मटेरियल बेचूंगा तो मेरा लाभ कम होगा। हम तैयार किया हुआ सावा को बेचेंगे तो लाभ ज्यादा है, 25% एक्स्ट्रा मिलता है लाभ। H.K. रघु आसपास के किसानों को श्री अन्न की खेती के लिए प्रेरित भी करते हैं। तुमकुर जिले के भूपसेंद्रा गांव के किसान कृष्णप्पा डी ज्वार और कोडो की खेती करते हैं। कृषि अधिकारियों से श्री अन्न की खेती के वैज्ञानिक तरीके सीखने के बाद कृष्णप्पा डी अपने बेटे के साथ ब्रॉडकास्टिंग की जगह स्पेसिंग तकनीक से कोडो की लोकल वैरायटी उगाते हैं। 1 एकड़ से 6 क्विंटल तक कोडो की खेती करके आप 60,000 रुपए कमाते हैं और अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य और खुशियां देते हैं।
मैं कृष्णप्पा का बेटा हूँ। पिछली बार 2 एकड़ में हमने कोडो ग्रो किया, 16 क्विंटल मिला। 8 क्विंटल हमने यूज किया और 8 सेल किया। 60,000 का प्रॉफिट हमें मिला। वो पैसा हमने खेती में डाला। इस साल फिर हमने कोडो किया है। कृषि अधिकारी से हमें अच्छी सलाह मिली, कौन सा गोबर डालना है करके उन्होंने बताया। कोडो के बीच में हमने तुअर दाल डाली, जिससे हमें और लाभ मिल गया। इसलिए हमने अंतर फसल के तौर पर तुअर दाल को डाला। श्री अन्न की खेती के पारंपरिक तरीकों की जगह वैज्ञानिक तरीके अपनाने से देश भर में किसानों के चेहरों पर खुशहाली आ रही है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। और धीरे धीरे समय अपने कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए बढ़ चुका है, और इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी कोमल और मुझे अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।